वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 9 बज गए की शुरुआत आतंकवाद के खिलाफ जंग के साथ, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों की एक और कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें घाटी में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। अनंतनाग में आज सुबह हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, जिसमें से एक हिजबुल कमांडर मसूद भी था। इसके अलावा एनकाउंटर में लश्कर का जिला कमांडर मारा गया है। हिजबुल कमांडर मसूद जम्मू के डोडा का रहने वाला है। इस पर रेप जैसा आरोप भी शामिल है। डोडा से भागकर वो कश्मीर में आतंकी संगठन में शामिल हुआ। मसूद के खात्मे से एक बार फिर डोडा जिला आतंक मुक्त हो गया है। मसूद डोडा से वो आखिरी आतंकी था जो एक्टिव था। कोरोना काल में आतंक के वायरस का इलाज। जून के महीने में आतंक पर जोरदार प्रहार। घाटी में सुरक्षा बलों का नॉन स्टॉप एक्शन। हर दिन आतंकियों से एनकाउंटर, हर दिन आतंक के खिलाफ नई जीत। कभी त्राल तो कभी शोपियां, कभी अनंतनाग। बस जगह बदल रही है, आतंकियों का अंजाम नहीं। पाकिस्तान के पाले आतंकी कहीं भी छिपे हों, वो सुरक्षा बलों के नॉन स्टॉप एक्शन से बच नहीं पा रहे। आज सुबह भी घाटी में गोलियों की गूंज सुनाई दी। अनंतनाग के खुलचोहर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। जहां आतंकी छिपे थे उस इलाके को घेर लिया। तभी आतंकियों ने बचने के लिए फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द ढेर हो गए। उनके पास से हथियार, एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान में जबरदस्त तेजी आई है। इस महीने अब तक 116 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सिर्फ जून के महीने में 38 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकी संगठनों के कमांडरों का लगातार खात्मा हो रहा है। अच्छी बात यह भी है कि ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को होने वाला नुकसान बेहद कम हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। आतंकियों के खुफिया अड्डे बेनकाब हो रहे हैं। आतंकियों के मददगार भी पकड़े जा रहे हैं। रियाज नाइकू जैसे आतंकी भी निशाना बन चुके हैं। नए आतंकी जैसे ही बंदूक थाम रहे हैं, वैसे ही उनके नाम की गोली बंदूक में तन जाती है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान के प्यादे आतंकी घाटी का माहौल और खराब करने की साजिश में लगे हैं। लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों से 4 कदम आगे हैं। आतंकियों की हर चाल से पहले ही उन पर वार हो रहा है। आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीज फायर तोड़ने पर भी उसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अशरफ वानी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, हमने लगातार देखा है एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। आज भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एक तरह से कहें तो डोडा जिले में अब पूरी तरीके से आतंक का सफाया हो चुका है। बिल्कुल नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह का कहना है कि एक ही मात्र डोडा ज़िले में मसूद का ये आतंकी था, जिसको अनंतनाग ज़िले के रूहीपुरा में आज सुबह जो मुठभेड़ हुई है उसमें मारा गया है। ये मुठभेड़ आज रात को शुरू हुई थी, जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि अनंतनाग ज़िले के चूहूर इलाके में जो हैं कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। उसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। जब उस जगह तक सुरक्षा बल के जवान पहुंचे जहां पर उनके पास खबर थी, वहां गोलीबारी हुई, जिसमें ये 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। जैसे आपने कहा, मारे गए मिलिटेंटों की पहचान अब हो चुकी है। उनमें डोडा का हिजबुल का जिला कमांडर मसूद भी है और उसके मारे जाने के साथ ही डोडा आतंकवाद मुक्त हो गया। जबकि 2 अन्य जो मिलिटेंट मारे गए हैं वो लश्कर से हैं और वो कुलगाम जिले के रहने वाले हैं। एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल जो है वो मुठभेड़ की जगह से बरामद हुई है सुरक्षा बलों को। और उसके साथ साथ इस महीने की बात अगर करें, जो जून का महीना है सबसे सफल सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में रहा, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में। और 13 मुठभेड़ें हुई मात्र 29 दिन के दौरान, जिनमें 38 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो किसी भी महीने के दौरान मारे गए मिलिटेंटों का सबसे ज़्यादा आंकड़ा फिलहाल पिछले 10 साल के दौरान है।
बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात भारत और चीन की करेंगे जिस पर LAC में तनाव जारी है। चीन ने पीछे हटने का वादा तो किया, लेकिन कल की सैटेलाइट इमेज से यह साफ हुआ कि गलवान नदी के किनारे चीनी कैंप, JCB मशीनें और चीनी सेना की गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। हालांकि उनमें कोई हलचल नहीं है। आखिर सहमति के बावजूद चीनी सेना की गाड़ियां और JCB मशीनें वहां से क्यों नहीं हट रही हैं? क्या ये भी चीन की कोई नई चाल है? दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। ये हुंकार है हिंदुस्तान की, ये संकल्प है भारतवर्ष का। दुश्मन को उसी की भाषा में करारा जवाब देना जानता है हिंदुस्तान। लेकिन चीन की गुस्ताखी देखिए, ये 28 जून की सैटेलाइट तस्वीर है। चीनी सेना की गाड़ियां, JCB मशीनें और कैंप अभी भी वहां मौजूद हैं, जबकि चीन ने इन्हें हटाने का वादा किया था। साफ है चीन आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी उसे एक और मुंह तोड़ जवाब चाहिए। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। गलवान वैली में 15 जून की रात चीन ने जो विश्वासघात किया, उसका भारत के वीर सैनिकों ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब बारी दूसरे तरीके से जवाब देने की है, और वो है लद्दाख में चीन से सटे इलाकों का विकास। वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सड़कों और सुविधाओं का ऐसा जाल तैयार करना कि बगैर देरी किए कभी भी वहां पहुंचा जा सके। इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिशें तेज हो गई हैं। 15 जून की हिंसक झड़प के बाद गलवान नदी पर एक बैली ब्रिज समेत पुल और पुलिया का निर्माण रिकॉर्ड समय में हुआ है। भारत ने चीन से ये साफ कर दिया है कि उत्तरी लद्दाख में हाईवे बनाने समेत बुनियादी ढांचों के निर्माण का काम वो जारी रखेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों में 4 बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके लिए लद्दाख के बाहर से मजदूर बुलाए गए हैं। इसे लेकर सरकार का फैसला बेहद साफ है कि नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में कोई समझौता नहीं होगा। तनाव घटाने के लिए बेशक बातचीत जारी रहेगी, लेकिन भारत अपनी सीमा में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के इसी संकल्प ने चीन में खौफ पैदा कर दिया है। पीछे हटने पर सहमति के बाद गलवान नदी से चीनी सैनिक तो पीछे हटे हैं, लेकिन उनके टेंट और साजो सामान मौजूद हैं। कल की सैटेलाइट इमेज से इसकी पुष्टि हो रही है। चीनी कैंप, हैवी व्हीकल्स और JCB मशीनें हैं, लेकिन हैरानी देखिए, सारे साजो सामान स्थिर हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। यानी भारत के मुंहतोड़ जवाब और सख्त रुख के बाद चीन की हिम्मत नहीं हो रही पहले की तरह निर्माण कार्य जारी रखने की। लेकिन ये भी सच है कि करार के बावजूद चीन ने इलाके को पूरी तरह खाली नहीं किया है। आखिर चाहता क्या है चीन? शिव अरोर, आज तक। चीन को लेकर सरहद पर तनातनी है तो वहीं देश की राजनीति में भी उबाल है। अमित शाह ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को संसद में बहस की सीधी चुनौती दे दी है। उधर कांग्रेस के तेवर भी कम आक्रामक नहीं है। कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है और ये कह रही है कि चीन के मसले पर सरकार सच नहीं बोल रही। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो लगातार चीन की घुसपैठ के आरोपों को नकार रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस तमाम रिपोर्ट का हवाला देकर पीएम के दावे को खारिज करने पर तुली है। राहुल गांधी लगभग हर रोज सवाल उठा रहे हैं, उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी बयान पर घेराबंदी कर ली है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे पीएम पर चढ़ाई की और आरोप लगाया कि उनके घुसपैठ नकारने पर चीन ताली बजा रहा है। ऐसे में पीएम बिना देर किए बयान वापस ले। विपक्षी पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने कह दिया कि चाइना हमारी जमीन पे आया ही नहीं है, ना हमारी कोई चौकी पे कब्जा है। वो उन्होंने ब्लंडर किया है और पूरे चाइना के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनके वक्तव्य का स्वागत हुआ है। वहाँ की सरकार स्वागत कर रही है, क्योंकि जो चाइना चाहता था उसका सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाने अनजाने में दे दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अपने उस बयान को वापस विड्रॉ करना चाहिए। सरकार को सचेत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा खोला, 2 तीर चलाए। पहला ये कि पीएम चीन की घुसपैठ पर देश को गुमराह कर रहे हैं, और दूसरा ये कि पीएम केयर फंड को चीन की कंपनियों से चंदे मिले हैं। जब इस बात को स्वीकार नहीं करते, 1 इंच जमीन अतिक्रमण नहीं हुआ है, वो लोग हमारे सीमा के अंदर नहीं आए हैं, और हालात ये है कि वो लोग अंदर घुस भी आए हैं, जमीन कब्जा भी कर लिए हैं, हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए हैं। ऐसे ही स्थिति में प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या पीएम केयर फंड में ये विवादास्पद जो चीनी कंपनी है उससे राशि लिए हैं सैकड़ों करोड़ रुपया? क्या इसी कारण से भारत सरकार कोई कदम उठाने से हिचकिचा रही है, या जो वास्तविक स्थिति है उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है? इससे पहले रविवार को अमित शाह ने भी राहुल की घेराबंदी की और आरोप लगाए कि उनके सवालों से चीन और पाकिस्तान फायदा उठा रहे हैं। वहीं राहुल की एक ही रट है कि पीएम एलएसी की सच्चाई देश को बताए। अगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है, तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस के सवाल बीजेपी को अखर गए हैं। इन सवालों में बीजेपी को शुद्ध राजनीति नजर आ रही है, लेकिन इस आपसी सिर फुटअव्वल में ये याद रखना चाहिए कि अभी सरहद पर हमारे जवान चालबाज चीन का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक सवाल किस हद तक हो, ये सभी को सोचने की जरूरत है। दिल्ली से आनंद पटेल और अनिशा माथुर के साथ देव अंकुर, जयपुर आज तक। भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन के 2 फैसले बेहद अहम है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर के नागरिकों से कम 2 महीनों के एलपीजी का स्टॉक रखने के लिए कहा है। यह आदेश जम्मू कश्मीर के खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि हालांकि आदेश में कहा गया है कि लोगों को लैंडस्लाइड की आशंकाओं के मद्देनजर एलपीजी का स्टॉक रखना चाहिए, लेकिन जैसी तनातनी लद्दाख में है, उसके बाद लोगों ने आदेश को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए। उधर करगिल से सटे गांदरबल की पुलिस ने 16 स्कूल्स और शैक्षणिक संस्थाओं की बिल्डिंग्स खाली कराने का आदेश दिया है, जिसमें अर्धसैनिक बल ठहरेंगे। आदेश में अमरनाथ यात्रा का हवाला दिया गया है। 370 हटने के पहले और बालाकोट स्ट्राइक से पहले भी ऐसे ही आदेश आए थे। तो गलवान में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद क्या चीन अब भारत के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ रहा है? पिछले कुछ समय से चीन की तरफ भारत में साइबर हमले बढ़े। सरहद पर आंख दिखाने वाला चीन अब आपके कंप्यूटरों में घुसपैठ कर रहा है। साइबर अटैक के जरिए चीन भारत को अपना शिकार बनाने में जुट गया है। साइबर हमलों में करीब 300% का इजाफा पाया गया है।
अब हाल ही में चेतावनी न केवल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा आ गई है कि एक बड़ा आक्रमण होने वाला है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की साइबर एजेंसी ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में चीन से आने वाले साइबर आक्रमण बढ़ चुके हैं, भारतीय एजेंसीज खासतौर पर भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हुए। जानकारों के मुताबिक इस महीने से चीनी हैकर्स के तौर तरीके बदल गए हैं। इससे पहले चीनी हैकर्स पाकिस्तान और दूसरे माध्यम से काम करते थे, लेकिन अब चीनी हैकर्स सीधे इसमें शामिल हैं। चीनी हैकर्स लक्षित भारतीय संस्थाओं का संवेदनशील डेटा एकत्र कर रहे हैं। साइबर खुफिया फर्म से मिली जानकारी के मुताबिक चीन इस साइबर अटैक में कई सरकारी एजेंसियों, मीडिया घराने, फार्मा कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एक बड़ी टायर कंपनी को चीनी हैकर्स निशाना बना सकते हैं। साइबर खुफिया फर्म साई फर्मा के मुताबिक 10 दिनों पहले डार्क वेब पर कुछ लोगों को चीनी भाषा मंदारिन और कंटोनिस में बात करते हुए पाया गया था। महाराष्ट्र के साइबर विभाग ने चीन से इसे अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक बताया था। चीन की तरफ से हिंदुस्तान के साइबर स्पेस पर एक दो बार नहीं बल्कि 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक किया गया है और लगातार जारी है। देश में सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले दिनों में हजारों साइबर हमले हुए हैं। इन साइबर हमलों की बढ़ती संख्या के पीछे चीनी सेना के साथ चीनी सूचना वॉरफेयर सेल पर संदेह जताया जा रहा है। तो देखिए, ये जो ट्रेंड है लगातार और आगे बढ़ेगा, इसलिए भारत को बहुत जबरदस्त तैयारी करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारतवर्ष ने उतना महत्व साइबर सुरक्षा को नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आज की तारीख तक भारतवर्ष में कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून ही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या भारत इससे निपटने के लिए तैयार है? यकीनन वक्त आ गया है कि जिस तरह गलवान वैली में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसी तरह साइबर हमले के मोर्चे पर भी उसकी साजिश को नाकाम किया जाए। चाइना अब साइबर अटैक के जरिए हिंदुस्तान को अपना निशाना बना सकती है। साइबर खुफिया विभाग की माने तो चीन के निशाने पे न सिर्फ सरकारी एजेंसियां हैं बल्कि कई सारी इंडस्ट्रीज भी हैं। ऐसे में जरूरी है सावधानी बरतने की। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब बात दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। दिल्ली में कल फिर कोरोना के 2800 से ज्यादा नए मामले आए। 65 लोगों की जान गई है दिल्ली में, लेकिन इस बीच कोरोना पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज रिकॉर्ड तोड़ते नए आंकड़े दिल्ली को दहला रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2889 संक्रमित मिले। 24 घंटे में कोरोना से 65 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 3306 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 83,077 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 2623 लोगों ने दम तोड़ा। जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से राजधानी में सियासत भी अपना गियर बदल रही है, जहां केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने हैं। एक बार फिर अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ शुरुआती तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं। मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो? दिल्ली देश की राजधानी है। बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। अमित शाह के इन आरोपों ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की मदद को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं इस जंग में कांग्रेस भी उतर आई। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो अकेला इस बीमारी से लड़ सकता है
या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 दिन पहले मैदान में आया और उसने मैदान में आते ही सबको हरा दिया और कोरोना महामारी खत्म हो गई, कोरोना भाग गया हिंदुस्तान से या दिल्ली से भाग गया, और उस व्यक्ति ने 10 दिन में कोरोना जैसे कोरोना रूपी राक्षस को परास्त कर दिया, ये बड़ा हास्यास्पद है। आज पूरा देश कयामत का सामना कर रहा है अमित शाह जी, और इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री ने जनवरी के अंदर लॉकडाउन लगा दिया होता और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी होती तो आज देश पूरा महफूज होता। बेहतर यही है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को हराने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलजुल कर काम करे, तभी कोरोना परास्त होगा और तभी दिल्ली वालों के ज़हन से कोरोना का खौफ भी जाएगा, क्योंकि राजधानी के हालात गंभीर हैं। आज तक ब्यूरो। कल हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की करेंगे, जिस पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर उत्तराखंड सरकार माथापच्ची कर रही है। हालांकि अभी तक कुंभ के आयोजन को टालने का फैसला नहीं किया गया है। कुंभ की सदियों पुरानी परंपरा पर भी अब कोरोना का असर देखने को मिल सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जिस कोरोना ने ताला लगा दिया, त्योहार और जिंदगी जीने के तरीके को बदल दिया, अब उस कोरोना का संकट दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ पर मंडरा रहा है। राज्य सरकार महाकुंभ को टालने को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती, जिसको लेकर मंथन जारी है। सुझाव दिए जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो अधिकृत संस्था है हमारे संतों की, उन्होंने ये कहा है कि हमको परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना है। अभी 7 महीना बाकी है और फरवरी माह में ही क्या परिस्थितियाँ बनती हैं उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना चाहिए। संकट की इस घड़ी में हरिद्वार के तमाम संत सरकार के साथ कोविड को लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। महाकुंभ को 2021 से टालकर 2022 में कराने का भी सुझाव आया है। जहाँ तक कुंभ का मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द और हमारे जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी ने बोला है कि अगर परिस्थितियां विपरीत रहती हैं तो उस समय जैसी व्यवस्था रहेगी, सूक्ष्म रूप में साधु संत जो अपने इष्ट देवता और कुछ सन्यासियों के साथ में अखाड़ों का जो स्नान की परंपरा है उसका निर्वहन तो किया जाएगा। कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है और इसमें चाहे वो कावड़ यात्रा हो या कुंभ हो, जो भी सबके हित के लिए जरूरी है वो कदम हमें उठाने पड़ेंगे। बाकी हमारी आस्था हमारे हृदय में है, हमारा भगवान हमारे हृदय में है। हरिद्वार में लोगों को उम्मीद है कि 2021 में होने वाला महाकुंभ अपनी पूर्ण गति से लोगों के मन की निराशा को खत्म करेगा। मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अगर बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वर्क्स पहले ही हो जाएंगे और जो काम बचते हैं वो वैसे काम में जो टेम्पररी हैं, जो कि वैसे भी अक्टूबर नवंबर में शुरू होते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखना होगा कि उस वक्त पैंडेमिक का नेचर क्या रहता है और उसी अनुसार कुंभ का जो पर्व है उसका जो स्वरूप है वो डिसाइड हो पाएगा। हरिद्वार आने वाली कांवड़ यात्रा पर पहले ही ग्रहण लग चुका है। चारों धाम की यात्रा को बंद कर दिया गया है। ऐसे में कुंभ का आयोजन भले ही न टला हो, लेकिन हरिद्वार में कुंभ की वैसी रौनक दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लोगों का आवागमन धीरे धीरे शुरू हो चुका है, जो कोविड की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन शायद इनको ये मालूम नहीं कि अभी इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है कोविड-19 की वजह से। सैकड़ों साल पुरानी महाकुंभ की परंपरा आज तक नहीं रुकी। बड़ी बड़ी विपदाओं के बीच आस्था का महाकुंभ जारी रहा, लेकिन इस बार हालात काफी जुदा हैं। दिलीप सिंह राठौर, हरिद्वार, आज तक। तेल की कीमतों की अब बात करेंगे। कल भर स्थिर रहने के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम में 5 पैसे, डीजल के दाम में 13 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे। तेल की कीमतों के मुद्दे पर आज कांग्रेस प्रदर्शन का प्लान बना रही है। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर लोगों से तेल की कीमतों के खिलाफ बोलने की अपील की। और अब बात एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की। मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राउत ने पूछा कि लोगों से 11-11 घंटे पूछताछ क्यों की जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है
और शिवसेना के सांसद संजय राउत ही सुशांत केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। दोपहर सामना के इस लेख में संजय राउत ने लिखा है कि ये हत्या नहीं है, उसने सीधे अपने ही घर में आत्महत्या की। इसके बाद संजय राउत ने पूछा कि फिर महिलाओं और इंडस्ट्री के लोगों से 11-11 घंटे पूछताछ की जा रही है, ये किस लिए? संजय राउत ने सुशांत की यशराज फिल्म्स के साथ हुए करार की जांच पर भी सवाल उठाए। राउत ने पूछा, इस करार से कौन सा सूत्र हाथ लगेगा? दोपहर सामना की संपादक सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं और लेख एक शिवसेना के सांसद का है। ऐसे में बीजेपी ने जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा दिया। जब मुख्यमंत्री के घर का अखबार इस प्रकार से मुंबई पुलिस के काम पर संशय जताएगा, उन पर दबाव बनाएगा कि क्यों आप पूछताछ कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा उनको संदेश है कि इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे केंद्र की ओर से एसआईटी गठित किए जाने की मांग कर चुके हैं, जिसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और एनआईए को शामिल किए जाने की मांग की गई है। मुंबई पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। जो फिल्म इंडस्ट्री में तत्व हावी हैं, उनको जांच करने में मुंबई पुलिस उतनी इक्विप्ड नहीं है। मान लीजिए कि विदेश में हवाला के जरिए पैसा गया, तो वो पीएमएलए का केस है, तो पीएमएलए का केस जो है इस देश में केवल एक ईडी ही जांच करती है। इस बीच एक्टर नाना पाटेकर पटना में सुशांत के घर वालों से मिलने पहुंचे। नाना ने केस से जुड़े मीडिया के तमाम सवालों को टाल दिया। कुछ नहीं, उनके पिताजी से मिला और मैं क्या कर सकता, बस पिताजी से मिला हूँ। पुलिस के मुताबिक वो सुशांत सुसाइड केस की जांच हर एंगल से कर रही है। अब तक उसने 27 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मुंबई से विद्या के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़े आंकड़ों का ताजा अपडेट दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 5,48,000 से ज्यादा हो गए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,21,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 16,445 मौत अब तक हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में 19,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 19,459 मामले आए हैं 24 घंटे में। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 12,010 है, जबकि 380 मौतें हुई हैं। बात अब टिड्डियों के हमले की। देश के अलग अलग शहरों से टिड्डियों का हमले की खबरें आ रही हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के घर के ऊपर भी कल टिड्डियों का आतंक दिखाई दिया। आसमान में उड़ता टिड्डियों का ये दल उत्तर भारत के कई शहरों में दहशत। ये तस्वीरें पाकिस्तान के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के घर की हैं, जहां पाकिस्तानी टिड्डियां आसमान में। सहवाग ने इसका वीडियो बनाकर शेयर किया है, जो बता रहा है कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली के आसपास टिड्डियां पहुंच चुकी हैं। इस वक्त टिड्डियों का सबसे ज्यादा आतंक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में टिड्डियों ने किसानों के बीच आतंक मचा दिया है। किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी में किसानों की फसल पर कहर बरपाने के बाद प्रतापगढ़ में टिड्डी दल ने आसमान से जमीन तक कब्जा कर लिया है, जिसके निशाने पर किसानों की फसलें हैं। टिड्डियों के हमले से धान की नर्सरी, मक्का, जोंधरी, उर्द, मूंग, हरी सब्जी और बाजरा की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मथुरा में भी टिड्डी दल ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। फसल बर्बाद होते देख किसानों ने टीन कनस्तर को डंडे से पीट कर शोर मचाया और टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। अलीगढ़ में पाकिस्तानी टिड्डी दल ने गुरुग्राम, दिल्ली की ओर से खुर्जा से होते हुए सीमा में प्रवेश कर फसल पर हमला बोल दिया, जिसके साथ ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए टिड्डियों को भगाने का प्रयास शुरू कर दिया। टिड्डियों का दल अभी भी जिले के कई इलाकों में अपना डेरा डाले हुए। ये देखो कितना नुकसान होगा इससे तो करोड़ों से ऊपर का नुकसान है। किसानों के पूरे खेत, पूरी फसल जितनी भी है, काफ़ी मतलब नुकसान हो गई है। और ये जो बाग है आम के, उसमें भी पूरा इन्होंने मतलब तहलका मचाया, पूरा नुकसान कर दिया। टिड्डियों का ऐसा आतंक कई सालों बाद देखने को मिला है, जो तेजी से देश के कई शहरों तक पहुंच रहा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में कामयाबी के लिए भीलवाड़ा मॉडल चर्चा में आया था, लेकिन भीलवाड़ा में हुई एक शादी से ऐसा कोरोना फैला कि मॉडल ही तार-तार हो गया। कलेक्टर ने इस मामले में दोषी परिवार पर 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया है।
शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि कोरोना काल में न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग और न मेहमानों की संख्या का कोई ख्याल रखा गया। इसका जो नतीजा हुआ वो इस परिवार पर ही भारी पड़ा। एहतियातों की धज्जियां उड़ाने की वजह से खुद दूल्हा, दूल्हे के पिता समेत 16 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। नहीं, दूल्हे के दादाजी की कोरोना से मौत हो गई। इसके अलावा 58 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। लापरवाहियों ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। अपनी लापरवाहियों की सजा भुगत रहे परिवार पर भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर ने 1000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। 13 जून को भदादा मोहल्ले में रहने वाले घीसू लाल राठी ने अपने बेटे रिजुल की शादी की। महामारी के कारण प्रशासन ने मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित रखने का आदेश जारी कर रखा है। इसके बावजूद इस शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यही नहीं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाने वाले भीलवाड़ा मॉडल के नायक कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने परिवार पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया। उनके मुताबिक क्वारंटीन और संक्रमित मरीजों के इलाज, एम्बुलेंस, खाने और रहने पर करीब 6,26,000 रुपए का खर्च आया है। इसकी भरपाई परिवार को, इस पैसे को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाना पड़ेगा। दिलीप तिवारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।